बहुत दिन के बाद दक्षिण भारत में एक हमें अच्छा सच्चा हिंदू मिला है, प्रखर हिंदू मिला है, मुखर हिंदू मिला है, जो खुल के कह रहा है भारत में दो ही चीज चल सकता है, या तो सनातन धर्म चलेगा या कांग्रेस चलेगी। अगर कांग्रेस कुछ दिन और रह गई और जिस क्षेत्र में रहेगी वहां पे सनातन कमजोर होगा। कांग्रेस ने ये जितने नियम कानून बनाए हैं वो स्पेशली बनाए हैं भारत को बर्बाद करने के लिए। 10,000 पर डे कम से कम 10,000 हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं पर डे। 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसमें मुश्किल से 50% बच्चे हिंदू हैं, यानी करीब 45,000 के आसपास हिंदू बच्चे पैदा हो रहे हैं, बाकी तो पैदा ही नहीं हो रहे हैं। तो मुंबई बहुत बड़े खतरे में है। भारत को बर्बाद करने के लिए दो स्ट्रेटजी चल रही है। एक स्ट्रेटजी है घुसपैठियों को लाओ बसाओ, धर्मांतरण करो, हिंदुओं को कम करो, जनसंख्या विस्फोट के द्वारा डेमोग्राफी बदलो। दूसरी स्ट्रेटजी है कि अश्लीलता फैलाओ, नशा फैलाओ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ आज एक बार फिर से मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय। स्वागत है सर आपका। आज देखिए कई सारे मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे और मुझे लगता है कि शुरुआत अश्वनी जी पवन कल्याण से करनी चाहिए। पवन कल्याण जो कि आंध्रा के डिप्टी सीएम है, लेकिन इसी के साथ साथ सनातन की आवाज को बुलंद करते हैं और वहां पर बुलंद करते हैं जहां से अक्सर सनातन विरोधी आवाजें निकलती हैं, जहां पर सनातन के उन्मूलन की बातें होती है। मैं दक्षिण के कुछ प्रमुख नेताओं की बात कर रही हूं जो सीधे तौर पर सनातन के उन्मूलन की बात करते हैं। वहां से खड़े होकर लाखों हिंदुओं के सामने जब पवन कल्याण कहते हैं कि मुझे कोई खेद नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है और मैं कहता हूं कि मैं सनातनी हिंदू हूं, तो वो दहाड़ यहां तक सुनाई देती है। लेकिन अश्वनी जी, मतलब मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जब राहुल गांधी यहाँ के जितने भी नेता हैं, प्रमुख नेता, वो कुछ नहीं कह पाते। राहुल गांधी कहते हैं कि राम मंदिर वाला जो इवेंट था वो तो नाच गाने वाला इवेंट था, यहाँ के किसी नेता के बोल नहीं फूटते सिवाय योगी आदित्यनाथ के, और ये जनाब वहां से बैठकर सीधे सीधे तौर पर ललकार रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे नेहरू जी हो, ये पूरा परिवार ही सनातन विरोधी रहा है। और इसके एक नहीं, मैं कई बार कम से कम इसके 50 एग्जाम्पल दे चुका हूं। लेकिन अब मैं पवन कल्याण जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने दक्षिण भारत में, जहां से बार बार सनातन को खत्म करने, सनातन को मिटाने, सनातन को पाखंडी कहने और इस तरीके से हमारे प्रथाओं को, हमारी रीतियों के खिलाफ ऐसी आवाजें उठ रही थी, वहां पे पवन कल्याण जी खुल के कह रहे हैं कि गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। अपने आप को प्राउडली बोल रहे हैं, उसमें कोई लाग लपेट नहीं, स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। ये सनातन के लिए बहुत शुभ संकेत है। मुझे लगता है बहुत दिन के बाद दक्षिण भारत में एक हमें अच्छा सच्चा हिंदू मिला है, प्रखर हिंदू मिला है, मुखर हिंदू मिला है, जो खुल के कह रहा है, सनातन की बात कर रहा है, मंदिरों को मुक्त कराने की बात कर रहा है, धर्मांतरण के खिलाफ बोल रहा है, घुसपैठ के खिलाफ बोल रहा है, सनातन संस्कृति के खिलाफ जो लोग जो माओवादी लोग हैं या जो वामपंथी लोग हैं, जो इस तरीके की बहुत दुनिया भर की बातें करते हैं, उनके खिलाफ बोल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि दक्षिण भारत में भी अब सनातन बहुत तेजी के साथ प्रखर और मुखर होने वाला है। एक जो दक्षिण भारत में कमी थी, जहां उत्तर और दक्षिण में भेदभाव था, वो भी खत्म होने वाला है। उत्तर से दक्षिण पूरी तरीके से बहुत एकजुट होकर चलने वाला है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन शर्म की बात तो उन हिंदी बेल्ट के नेताओं के लिए है ना, जिनके मुंह में दही जमा रहता है, वो यहां से कुछ नहीं बोलते हैं और पवन कल्याण वहां से अपनी हुंकार भर रहे हैं। सबसे जो कंफ्यूजन वाली स्थिति वो कुछ लोगों के लिए ये भी है कि राहुल गांधी का जिस तरीके से, या कांग्रेस का कह लीजिए, दक्षिण में थोड़ा बहुत वर्चस्व है, थोड़ा बहुत ही मैं तो कहूंगी है, क्या सुपड़ा साफ हो जाएगा ऐसे ऐसे नेता अगर आगे आएंगे तो? देखिए, अगर भारत में दो ही चीज चल सकता है, या तो सनातन धर्म चलेगा या कांग्रेस चलेगी। अगर कांग्रेस कुछ दिन और रह गई और जिस क्षेत्र में रहेगी वहां पे सनातन कमजोर होगा। ये कांग्रेस है जिसने संविधान से भगवान राम लक्ष्मण और माता सीता की फोटो निकलवा दिया। ये कांग्रेस है जिसने भारत के संविधान से भगवान कृष्ण और अर्जुन की फोटो निकलवाया। ये कांग्रेस है जिसने भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की फोटो निकलवा दिया। ये कांग्रेस है जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की फोटो संविधान से निकलवा दिया। ये कांग्रेस है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई की फोटो निकलवा दिया। ये कांग्रेस है जिसने संविधान से गुरुकुल की फोटो निकलवाया, नालंदा की फोटो निकलवाया, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसकी फोटो निकलवाया। तो कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बनाया, कांग्रेस ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, कांग्रेस ने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, कांग्रेस ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। कांग्रेस ने वामपंथियों, देशद्रोहियों, गद्दारों, जासूसों की फंडिंग कराने के लिए एफसीआर जैसा कानून बनाया।
कांग्रेस ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी घोषित किया, कांग्रेस ने जामिया को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी घोषित किया। कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस ने सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 6 से जोड़ के असम में लगभग 60 लाख बांग्लादेशियों को भारत का नागरिक बना दिया। कांग्रेस का इतिहास उठा के देखिए, कांग्रेस मदरसों को प्रमोट करती है, कांग्रेस मिशनरी स्कूलों को प्रमोट करती है, कांग्रेस भारत विरोधी जो नेता हैं उनको प्रमोट करती है, भारत विरोधी अभिनेताओं को प्रमोट करती है, भारत विरोधी लेखकों को प्रमोट करती है, कांग्रेस भारत विरोधी इतिहासकारों को प्रमोट करती है, कांग्रेस भारत विरोधी पत्रकारों को प्रमोट करती है, कांग्रेस भारत विरोधी, कांग्रेस तो सीधे याकूब में क्या बोलते हैं कश्मीर के आतंकवादी यासीन मलिक से भी हाथ मिला के खड़ी हो जाती है। इसलिए कांग्रेस का खत्म होना जरूरी है। अच्छी बात यह है कि दक्षिण भारत में जहां कांग्रेस की थोड़ी बहुत जड़ बची हुई थी, वहां से पवन कल्याण जी ने आवाज उठाया है। मैं उनको साधुवाद देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और उनको बधाई देता हूं। और मैं कह रहा हूं, आइए अब दक्षिण से लेकर उत्तर तक एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए बहुत सबसे उपयुक्त समय आ चुका है। ठीक है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल है, उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगी। ये वीडियो हरियाणा के मेवात, जिसे अब हम नूह के नाम से जानते हैं, वहां से वायरल हुआ है। फिलिस्तीन के झंडे हैं, कुछ अजीबोगरीब नारे लग रहे हैं और बड़ा सा जुलूस निकाला जा रहा है। हरियाणा में चुनावी माहौल है, आप जानते ही हैं, और इस बीच अगर इस तरीके का जुलूस निकलता है, जो कि मुझे देखने में बहुत खतरनाक लगा, कितना खतरनाक मानते हैं आप? देखिए नम्रता जी, ये बहुत ही गंभीर मामला है। एक हिंदू राष्ट्र था मालदीव, वहां से हिंदू खत्म हो गए। एक हिंदू राष्ट्र था गंधार, वो अफगानिस्तान बन चुका है। लाहौर, कराची, पेशावर, जहां सारे हिंदू रहते थे, अब वो पाकिस्तान बन चुका है। ईस्ट बंगाल अब बांग्लादेश बन चुका है। भारत के बॉर्डर की 300 तहसीलें हैं, उनकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और भारत के अंदर अलग अलग जगह, कहते नहीं इजराइल में तो एक गाजा पट्टी है, भारत में कम से कम 2000 गाजा पट्टी है। और ये जो नूह और मेवात है, ये वही एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। भारत में आप देख लीजिए, बांग्लादेश में इतने हिंदू मारे गए, कोई संगठन सामने नहीं आया, और वहीं फिलिस्तीन में अगर कोई मारा जाता है, इजराइल में कोई मारा जाता है, तो पूरे देश में चल रहा है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने यही काम किया है। जो मुगल नहीं कर पाए, जो छूट गया था मुगलों से, वो काम कांग्रेस ने किया है। जो अंग्रेज नहीं कर पाए थे, जो अंग्रेजों का काम रह गया था, उसको कांग्रेस ने किया है। इस तरीके से देश विरोधी झंडे लहराना, देश विरोधी नारे लगाना, सरतन से जुदा के नारे लगाना, ये हमेशा से होता रहा है। जब जब कांग्रेस सत्ता में आती है या आने की संभावना बढ़ती है। लेकिन अश्विनी जी, हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है। अगर बीजेपी की सरकार नूह से इस तरीके के जुलूस को बंद नहीं करवा पा रही है, तो फिर हम आगे के लिए क्या नहीं, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, वैसे सारा जो मशीनरी है वो एक तरीके से इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ जाता है। अब वहां हरियाणा वालों को लग रहा है, नूह और मेवात वालों को लग रहा है कि हमारी कांग्रेस आने वाली है। आप देख लीजिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। 2024 के चुनाव के पहले रेलवे की पटरियों पे लोहा रखा जाता था? नहीं रखा जाता था। जैसे ही कांग्रेस थोड़ी मजबूत हुई है, पहले 44 सीट थी, इस बार 99 सीट आई है। आप देखिए पूरे देश में जगह जगह रेल की पटरियों पे पत्थरबाजी हो रही है, वंदे भारत पे पत्थरबाजी हो रही है, जगह जगह इस तरह अराजकता फैल रही है, जगह जगह नारे लग रहे हैं। अभी एक वीडियो आया, वो तो कह रहा है कि बहुत इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम पूरे देश पे राज करेंगे। ऐसे ऐसे जो वीडियो आ रहे हैं, उसका कांग्रेस जैसे मजबूत होती है, देश विरोधी ताकतों को ऐसे लगता है कि वो मजबूत हो चुके हैं, उनका साहस बढ़ जाता है, और वो साहस जब बढ़ता है तो दुस्साहस करने लगते हैं। ये जो हो रहा है उसका एक ही परिणाम है, उनको लगता है कि शायद कांग्रेस वापसी हो सकती है। मेरा हरियाणा के लोगों से कहना है, सावधान रहिए, बच के रहिए, सोच विचार के रहिए। नहीं तो एक चीज मैं जानता हूं, जो जो हमारे पूर्वजों ने कल्पना नहीं किया था वो सब कुछ हुआ है। हमारे पूर्वजों ने कभी सोचा नहीं था कि बहन बेटियों के साथ बलात्कार होगा, हत्या होगी, घर मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा, और कश्मीर में वो सब हुआ। हमारे पूर्वजों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत में 75 साल में हिंदुस्तान का बंटवारा मजहब के आधार पे हुआ, और फिर मजहब में दोबारा हम फिर से यहां पे माइनॉरिटी होते जाएंगे अलग अलग राज्यों में, और हो रहा है। कांग्रेस ने ये जितने नियम कानून बनाए हैं, वो स्पेशली बनाए हैं भारत को बर्बाद करने के लिए। और खासतौर पर जो ये माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री सरकार ने बनाई 2006 में, माइनॉरिटी कमीशन बनाया 1992 में, उसका तो मूल उद्देश्य यही था, भाई SC ST के लिए 100 योजनाएं चल रही हैं, माइनॉरिटी कमीशन के लिए 300 योजनाएं चल रही हैं, तो निश्चित रूप से ये तो प्रमोट करने वाला है ना। इसलिए मैं जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है, इसको अल्पसंख्यक मंत्रालय नहीं, इसको मैं धर्मांतरण मंत्रालय कहता हूं। जब तक अल्पसंख्यक मंत्रालय खत्म नहीं होगा, तब तक भारत में धर्मांतरण रुकेगा नहीं। इस अंग्रेजों के
कांग्रेस के और मुगलों के सभी नियम कानूनों को खत्म नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। ये मैं आपको लिख के देता हूं। और हम उन वीडियो से भी नहीं सीख रहे हैं, उन हालातों से भी नहीं सीख रहे हैं जो बांग्लादेश से सामने आ रहे हैं। जजिया मांग रहे हैं वहां तो, दुर्गा पंडाल लगाने के लिए, शायद दुर्गा पूजा करने के लिए। बिल्कुल वहां पे ईस्ट बंगाल, जिसको हम आज की डेट में बांग्लादेश कहते हैं, जुलाई तक सब सही था। अगस्त में शुरू होता है, अगस्त में हत्या, अगस्त में बलात्कार, पिता के सामने पत्नी का बेटी का बलात्कार, पति के सामने पत्नी का बलात्कार, बच्चे के सामने मां का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार। ये सारा खेल शुरू होता है और उसमें न जाति देखते हैं, न अगड़ा पिछड़ा देखते हैं, न दलित बनाम सवर्ण देखते हैं। जब बांग्लादेश में उन्होंने हत्या बलात्कार शुरू किया तो हिंदुओं का भी किया, जैन का भी किया, बौद्ध का भी किया, सिख का भी किया। जब उन्होंने हत्या बलात्कार बांग्लादेश में शुरू किया तो ब्राह्मण के यहां भी किया, क्षत्रिय का भी किया, वैश्य का भी किया, दलित का भी किया। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया। उसमें हम ही लोग आपस में भेदभाव करते हैं, बाकी उधर से कोई भेदभाव नहीं है। सब काफिर हैं, सब नापाक हैं और नापाक और काफिर को हत्या भी कर देना कोई पाप नहीं लगता है। जहां तक आज की डेट में उस ईस्ट बंगाल में, जहां वेस्ट बंगाल का पार्ट हुआ था, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल एक तरीके से एक ही हुआ, एक राज्य हुआ करते थे, बंटवारा हुआ, एक ईस्ट बंगाल बना, एक वेस्ट बंगाल बना। आज उस वहां पे ईस्ट बंगाल में, जिसको बांग्लादेश में कहते हैं, दुर्गा पूजा मनाने के लिए जजिया देना पड़ रहा है। और ये 2024 में हो रहा है। 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था, बाबर के समय भी दुर्गा पूजा मनाने के लिए जजिया दिया। हमारे पूर्वजों ने अकबर को जजिया दिया, बाबर को जजिया दिया, हुमायूं को जजिया दिया, तुगलक को जजिया दिया, लोधी को जजिया दिया, खिलजी को जजिया दिया। जजिया इज अ काइंड ऑफ टैक्स कि अगर आप हिंदू बने रहना चाहते तो आपको पैसा देना पड़ेगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कन्वर्ट हो जाओ। और इसी का नतीजा था कि जो थोड़े सक्षम थे, चाहे उन्होंने अपने खेत बेचा, खेत गिरवी रखा, भूखे रहे लेकिन अनाज बेचा, लेकिन वो टैक्स देते रहे तो हम लोग हिंदू बचे रह गए। तो हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज लगातार जजिया देते रहे, टैक्स देते रहे, इसलिए हम लोग हिंदू बन गए। जो बेचारे बहुत गरीब थे, वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, तो उनके पास दो ऑप्शन था, भाई टैक्स दो नहीं तो कन्वर्ट हो जाओ, टैक्स दो नहीं तो कन्वर्ट हो जाओ, तो वो कन्वर्ट हो गए। तो जितने आज की डेट में कन्वर्टेड हैं, जिनको कहते हैं कि मुस्लिम बहुत पिछड़े हैं, तो मुस्लिम के पिछड़ेपन कारण क्या है? क्योंकि जो हिंदू कमजोर थे, जो हिंदू गरीब थे, वो कन्वर्ट हो गए। जो हिंदू मिडिल क्लास के थे, जो हिंदू अपर क्लास के थे, वो जजिया दिए बचे रह गए। जो एकदम लोअर क्लास में थे, गरीब थे, नहीं दे पाए तो कन्वर्ट हो गए। तो स्वाभाविक सी बात है, पहले भी गरीब थे, बाद में अभी भी गरीब हैं, उनकी स्थिति वही चल रही है। ये बहुत ही खतरनाक है, इसको भारत से सीखने की जरूरत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भारत चीन से कब सीखेगा, भारत इजराइल से कब सीखेगा, भारत कब तक शुतुरमुर्ग की तरीके आंख गड़ा के बैठा रहेगा, कब तक भारत के नागरिक आंख गड़ा के बैठे रहेंगे। उनको समझ में नहीं आ रहा है। शहरों की डेमोग्राफी बदलती जा रही है। मैंने अभी रिसर्च किया, 2024 में जब चुनाव हुआ है तो वोटर लिस्ट बनी थी। जनगणना तो 10 साल में बनती है, 10 साल में होती है, लेकिन वोटर लिस्ट हमेशा अपडेट होती है। मैंने 1999 की वोटर लिस्ट और 2024 की वोटर लिस्ट, ऐसे भारत के अलग अलग कई सारे लोकसभा क्षेत्रों की देखी। मैंने कलकत्ता की वोटर लिस्ट देखी, आज वाली और 25 साल पुरानी। मुंबई की मैंने आज वाली वोटर लिस्ट देखी, पुरानी देखी। दिल्ली की मैंने 2 लोकसभाओं की आज वाली वोटर लिस्ट देखी, 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देखी। जमीन आसमान का अंतर है। लोकसभा क्षेत्रों की डेमोग्राफी बदलती जा रही है, विधानसभा क्षेत्रों की डेमोग्राफी बदलती जा रही है। और अभी तो कांग्रेस ने जो वोटिंग की एज थी उसको 21 से 18 किया। अभी यही एज अगर 15 कर दिया जाए तो बीजेपी कम से कम 50 लोकसभा और हार जाएगी। क्यों, कैसे? कांग्रेस ने इसीलिए तो किया था। कांग्रेस के काम लोग समझ ही नहीं पाते थे। पहले भारत में वोटिंग की एज 21 साल थी, कांग्रेस थोड़ी कमजोर थी। कांग्रेस के जो वोटर हैं वो जितने आप एज कम करते जाओगे, कांग्रेस वोटर की संख्या बढ़ती जाएगी। कांग्रेस को जो वोट देने वाले हैं वो अभी एज में थोड़े कम है, अभी उनकी एज पूरी पहुंच नहीं रही है। तो कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से वोटिंग की एज 21 से 18 कर दिया। 18 कर दिया तो बड़ी असफल हो गए। वो कम से कम 25-30 सीटें उसको फालतू मिल गई। मैं आज की डेट में कहता हूं, आज की डेट में ऐसे वोटिंग की एज 18 साल है। इस 18 साल को आप 21 साल कर दीजिए तो बीजेपी की 30 सीट बढ़ जाएगी। आप वोटिंग की एज को 25 साल कर दीजिए तो बीजेपी की कम से कम 25 से 30 सीट और बढ़ जाएगी, यानी 50 साल बढ़ जाएगी। आप वोटिंग की एज 18 से 15 कर दीजिए तो बीजेपी की 30 सीट कम हो जाएगी और कांग्रेस की 30 सीट बढ़ जाएगी। नहीं, मैं इससे ये समझू, जो आज 15 साल के हैं वो कल को 20 के भी तो होंगे, 25 के भी होंगे। तो वोटिंग की एज तो कुछ भी कर दो, जिसको जिसको वोट देना वो तो देगा ही। या फिर मैनिपुलेट करना इजी है 15 से 18 साल के बच्चे एक मैनिपुलेट करना भी इजी है। दूसरा,
चूंकि सारे हिंदू हम दो हमारे दो वाले फार्मूले पे चल रहे हैं, तो हिंदुओं के बच्चे ही कम हो रहे हैं। इस समय बच्चे 90,000 पर डे जो पैदा हो रहे हैं, उसमें से कितने बच्चे हिंदुओं को हो रहे हैं? मुश्किल से 50% हिंदुओं के हो रहे हैं। मुश्किल से 45 से 47,000 बच्चे हिंदू पैदा हो रहे हैं। तो अभी बच्चों में अगर आप देखेंगे, जैसे वैसे भारत में जो जनसंख्या है वो 80-20 की है, हाँ। लेकिन बच्चों में अगर आप जनसंख्या देंगे तो 50-50 है। तो जैसे ही आप वोटिंग की एज कम करती जाएंगी, कांग्रेस को उसका फायदा होता चला जाएगा, क्योंकि बच्चों में उनकी एज 50-50 है। हिंदुओं की संख्या 50। तो ये तो आने वाले दिनों के लिए सीधा सीधा बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। जनसंख्या विस्फोट होगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा खतरा है। ये शायद भारत में लोग समझ में नहीं आ रहा। मैं बार बार तो यही कहता हूं। कुछ लोग, अब क्या हो रहा है कि लोग अलग अलग विषयों पे, एजेंडे पे काम कर रहे हैं, अलग अलग धरना। कुछ लोग जो है गाय हत्या बंद होनी चाहिए उस पे लगे हुए हैं, लाखों लोग इस बात पे लगे हैं कि भैया ये होना चाहिए, ठीक है, उस पे लगे हुए हैं लाखों लोग, और भी अलग अलग। मैं किसी काम को ये नहीं कह रहा हूं कि ये काम ठीक नहीं है, काम सब जरूरी है, लेकिन पहले बचे तो 10,000 पर डे कम से कम 10,000 हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं पर डे। 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसमें मुश्किल से 50% बच्चे हिंदू हैं, यानी करीब 45,000 के आसपास हिंदू बच्चे पैदा हो रहे हैं, बाकी तो पैदा ही नहीं हो रहे। पर डे घुसपैठिए आ रहे हैं, जो घुसपैठिए आ चुके हैं उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। 6 लाख के आसपास अभी इस समय हो चुके हैं घुसपैठिए। आने वाला हमारे टाइम, हमारे लिए समय बहुत खराब है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रही है। आपका मुंबई बहुत बड़े खतरे में है, आपका कलकत्ता बहुत बड़े खतरे में है, आपका दिल्ली बहुत बड़े खतरे में है। मुंबई में आप देख लीजिए, धारावी में जो रेशियो था, पॉपुलेशन का रेशियो पहले 80-20 था, आज के 30-40 साल पहले। धारावी बहुत बड़ी झुग्गी बस्ती है मुंबई की, आज की डेट में उसका रेशियो 20-80 हो चुका है। आप कलकत्ता के आसपास देख लीजिए, जितनी झुग्गी बस्तियां हैं उनमें जो पहले रेशियो 80-20 था वो 20-80 हो गया। आप दिल्ली के झुग्गी बस्तियों के रेशियो देख लीजिए, चाहे नरेला की बस्ती देख लीजिए, चाहे बवाना की बस्ती देख लीजिए, चाहे ये जमुना जी की जो खादर में झुग्गी बस्तियां बनी उनमें देख लीजिए। पहले झुग्गी बस्तियों में जो रेशियो होता था 80-20 का होता था, वो बिल्कुल उल्टा हो चुका, 20-80 हो चुका है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये जो बच्चे हैं आज, जो अभी 15 साल तक के हैं या 10 साल तक के लिए हैं, यही आने वाले टाइम में नागरिक बन जाएंगे। नागरिक बन जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा खतरा शुरू हो जाएगा, जब ये इनको वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा। तो फिर हम इन्हें माइनॉरिटी कैसे कहेंगे? या मैं आपसे समझना चाहती हूँ, माइनॉरिटी है कौन? देखिए, भारत के संविधान में कहीं माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है, भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। इसके बावजूद भारत में माइनॉरिटी चल रहा है, माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी फेमिनिस्ट्री चल रही है। माइनॉरिटी कौन है ये कहीं लिखा ही नहीं है। और हमारा संविधान अलग से माइनॉरिटी को कुछ देना है, मजहब के आधार पर कोई मंत्रालय बनाना है, मजहब के आधार पर कोई योजना लागू करना है, इसका बिल्कुल विरोध करता है। संविधान ये कहा जब बना तो उस समय डिवीजन हो चुका था। संविधान निर्माताओं ने कहा भैया बस इतना है कि जो भारत में माइनॉरिटी होगा उसको अपना त्योहार मनाने की छूट होगी, उसको अपनी भाषा बोलने की छूट होगी, उसको अपने तरीके से कपड़ा पहनने की छूट होगी। बाकी देशों जैसा हाल नहीं, हमारे यहाँ सब साथ में चलेंगे, ये रहेगा। लेकिन ये थोड़ी था कि आप अलग से उनको योजनाएं बना दोगे, अलग से उनकी SC/ST के लिए 100 योजना चल रही है, माइनॉरिटी के लिए 300 योजना चल रही है। अपने आप में ये कन्वर्जन का काम हो रहा है। अब भाई अगर आदमी SC/ST है तो 100 योजना का फायदा मिलेगा, वो कन्वर्ट होकर अगर माइनॉरिटी बन जाएगा तो उसको 300 और योजना, तो टोटल हो गई 400 योजना। तो एक तरीके से ये जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है, ये कन्वर्जन मिनिस्ट्री हो चुकी है। ये अल्पसंख्यक मंत्रालय नहीं, ये धर्मांतरण मंत्रालय हो रहा है और स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। भारत के लोगों के इनकम टैक्स से, GST से, टोल टैक्स से, रोड टैक्स से जो टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स से धर्मांतरण हो रहा है। इसलिए मजहब के आधार पे यहां कोई। अच्छा, दूसरा, भाई आप कहते हैं कि धार्मिक आधार पे हम माइनॉरिटी ढूंढेंगे, लेकिन ये तो बता दो कि 0.5% वाला माइनॉरिटी होगा कि 1% वाला माइनॉरिटी कितना होगा? यूएन तो कहता है 1% ज्यादा कोई माइनॉरिटी नहीं हो सकता। यूएन कहता है जिसका कोई सामाजिक वजूद ना हो, जिसका कोई आर्थिक वजूद ना हो, जिसका कोई राजनीतिक वजूद ना हो, वो माइनॉरिटी कहलाएगा। हम यहां माइनॉरिटी सबको घोषित करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, हमने भारत में बहाइयों को माइनॉरिटी घोषित नहीं किया जो मुश्किल से 50,000 है। हमने भारत में यहूदियों को माइनॉरिटी घोषित नहीं किया जो मुश्किल से 50,000 है। तो जो लोग 20 करोड़ है, 15 करोड़ है, 10 करोड़ है, वो माइनॉरिटी है, और जो संख्या में 50,000 है वो माइनॉरिटी नहीं। फिर दूसरी बात आती है, दुनिया में 1100 रिलीजन है, क्या आप सबको माइनॉरिटी घोषित करेंगे या जो भारत में रिलीजन शुरू हुए उनको माइनॉरिटी बनाएंगे? दुनिया में 6,500 भाषाएं बोली जाती हैं, क्या पूरी सारी 6,500 भाषाओं को आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बनाएंगे या जो केवल भारत की भाषाएं हैं उनको माइनॉरिटी बनाएंगे? इसीलिए मैंने PIL फाइल किया। मेरा मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट ने अल्पसंख्यक आयोग को बोला है कि आप 3 महीने के अंदर फैसला करो कि माइनॉरिटी है कौन। हजारों करोड़ का बजट केंद्र सरकार का, हजारों करोड़ का बजट राज्य सरकारों का,
केंद्र में भी माइनॉरिटी आयोग, केंद्र में भी माइनॉरिटी कमीशन, राज्यों में माइनॉरिटी कमीशन, राज्यों में माइनॉरिटी आयोग, लेकिन माइनॉरिटी कौन है कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। मैं वैसे यही पूछने वाली थी कि आप जैसे वकील चैलेंज क्यों नहीं करते, लेकिन आपने कह दिया कि नहीं, PIL मैटर चल रहा है, मैटर चल रहा है। अच्छा, एक बड़ी खबर आई है कि एक और घोटाला भी इसे कांग्रेस का कहा जा रहा है कि 5600 करोड़ का कोकीन ड्रग्स बरामद हुआ है दिल्ली से, और जो इसका पूरा मुखिया पाया गया है उसके ताल्लुकात कांग्रेस के बड़े नेता से पाए गए हैं। और जितने मैं ट्वीट सोशल मीडिया पर देख रही हूं, कुछ लोग तो सीधे सीधे दीपेंद्र हुड्डा से उनके कनेक्शंस जोड़ रहे हैं, क्योंकि एक तस्वीर उस आरोपी की वायरल हो रही है। भारत को बर्बाद करने के लिए दो स्ट्रेटजी चल रही है। एक स्ट्रेटजी है घुसपैठियों को लाओ बसाओ, धर्मांतरण करो, हिंदुओं को कम करो, जनसंख्या विस्फोट के द्वारा डेमोग्राफी बदलो। दूसरी स्ट्रेटजी है कि अश्लीलता फैलाओ, नशा फैलाओ। क्योंकि जब एक बार लड़का अगर नशेड़ी हो गया, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा हो, चाहे मेडिकल कर रहा हो, चाहे लॉ कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, अगर वो कॉलेज में उसको गया और वहां नशेड़ी बन गया, तो फिर उसको ले देश, समाज, संस्कृति, ये वो, भारतीयता उससे कोई लेना देना नहीं। फिर उसके लिए समाजवाद, राष्ट्रवाद, ये सब उसके लिए कोई मैटर नहीं करता। बड़े प्लान्ड वे में भारत को बर्बाद करने के लिए पूरे देश में ड्रग कार्टेल चल रहा है, और इसमें सहयोग कर रहे हैं भारत के ही नेता। ये जो एक पकड़ा गया है, उसका मैं लेटर हेड देख रहा था, बहुत बड़े, उसको सम्मान के साथ आरटीआई का हेड बनाया। मतलब आरटीआई की काम क्या होता है? आरटीआई का काम होता है कि जितने घोटाले हैं, जो जिस तरीके के देश विरोधी काम है, उनकी सूचना प्राप्त करना। जो आदमी खुद ही सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल चला रहा है, जो सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर है, उसको कांग्रेस आरटीआई डिपार्टमेंट का हेड बना रही है। ये तो एक बात हुई। इसलिए मैं कहता हूं, ये जो कांग्रेस आईटी डिपार्टमेंट का हेड ना, आरटीआई डिपार्टमेंट का है। ये हर पार्टी का अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। हाँ हाँ, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो इसको बनाया गया था, इसको इसका हेड बनाया गया। उसका आरटीआई डिपार्टमेंट का काम यही होता है कि सरकार को घेरने के लिए आप सरकारी सूचनाएं निकालो। तो सरकारी सूचनाएं निकालने के लिए आरटीआई फाइल की जाती है। आरटीआई जो फाइल की जाती है उसमें 10 रुपए फीस लगती है। फिर आप फाइल करो कि गृह मंत्रालय में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। आप जरा सोचो कि जो व्यक्ति भारत में, अच्छा 5,500 करोड़ की ड्रग तो पकड़ी गई है, इसके पहले इसने कितना ड्रग का सौदा कर लिया होगा, यह सोचने की बात है। आगे और इसके कितने ऑर्डर होंगे वो तो जांच का विषय है, बाद में पता चलेगा। लेकिन 5,500 करोड़ की ड्रग पकड़ने का मतलब यह हुआ, अगर एक एक बच्चा 500-500 रुपए की ड्रग पकड़ता तो लगभग आपकी 1 करोड़ फैमिली तो आपकी बर्बाद। इतने ड्रग से आपकी 1 करोड़ लोग बर्बाद हो जाते, 1 करोड़ आपकी यंग जनरेशन बर्बाद हो जाती। इतनी ड्रग पकड़ी गई है, छोटा मोटा ड्रग नहीं पकड़ा गया। और क्यों पकड़ी गई है? क्योंकि भारत का कानून घटिया है। मैं बार बार कह रहा हूं, नशा तस्करों की 100% संपत्ति जब्त करने, नशा तस्करों की नागरिकता खत्म करने, ड्रग स्मगलिंग को देशद्रोह घोषित करने के लिए कानून बनाना बहुत जरूरी है। जब तक 10-20 नशा तस्करों को फांसी नहीं होगी, तब तक भारत में ड्रग स्मगलिंग बंद नहीं होगी। और जब तक ड्रग स्मगलिंग अगर बंद नहीं होगी तो भारत की बर्बादी निश्चित है। इंटरनेशनल पूरा ये मामला चल रहा है। इसमें पूरे दुनिया, जितने भारत के दुश्मन देश हैं, वहां से पूरी ड्रग सप्लाई आ रही है, और भारत के सफेद पोस्ट नेता उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अभी तो मैं हिमंता बिस्वा शर्मा का एक वीडियो देख रही थी, खुद रोलर चलाकर गए हैं और 2100 करोड़ की वो पूरी ड्रग्स की सामग्री थी, नशे की सामग्री, इसको ध्वस्त कर दिया खुद। ऐसे ऐसे एग्जांपल्स भी हैं। देखिए, जितने ड्रग पकड़े जा रहे हैं, आप देख लीजिए पिछले 5 साल 10 साल में पकड़े जा रहे हैं। जितने जितने ड्रग पकड़े जा रहे हैं, वहीं पकड़े जा रहे हैं जहां बीजेपी का शासन है। आप मुझे बताइए केरला में कोई ड्रग पकड़ा गया हो, आप मुझे बताइए बंगाल में कोई ड्रग पकड़ा गया हो, पंजाब में नहीं पकड़ी जाती। आप मुझे बताइए पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी के शासन, वहां जबकि सबसे ज्यादा कहा जाता है कि नशाखोरी में। अब आप सोच लीजिए कि जहां जहां बीजेपी का शासन है, वहां बीजेपी सरकारों को मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम वो ड्रग के खिलाफ एक उन्होंने मुहिम शुरू किया हुआ है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने कम से कम। लेकिन इससे एक बात और क्लियर है कि बीजेपी की जहां जहां सरकारें हैं, वहां तो ड्रग के ऊपर कार्रवाई हो रही है। गुजरात में ड्रग पकड़ी जा रही है, मध्य प्रदेश में ड्रग पकड़ी जा रही है, राजस्थान में अब ड्रग पकड़ी जा रही, पहले नहीं पकड़ी जाती थी, दिल्ली में ड्रग पकड़ी जा रही, यूपी में। लेकिन जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां मुझे आप बताइए जहां पे कुंटल, 2 कुंटल, 5 कुंटल या 1000 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई हो। असम में ड्रग पकड़ी जा रही है, लेकिन आप झारखंड में देख लीजिए, सबसे बड़ा ड्रग का काम होता है, लेकिन वहां बीजेपी की सरकार नहीं है, सोरेन सरकार है, वहां ड्रग नहीं पकड़ा जा रहा है। केरल में नहीं पकड़ा जा रहा है, गुजरात में पकड़ा जा रहा है, लेकिन आप पंजाब में नहीं पकड़ा जा रहा है, जबकि पंजाब भी बॉर्डर स्टेट है, पंजाब से भी ड्रग आती है। ये बहुत बड़ा खतरा है। दुर्भाग्य हमारे देश के लोग समझ नहीं पा रहे।
लोग परेशान हैं, सबके घर में कोई नशेड़ी बच्चा हो चुका है, लोग अपने नशेड़ी बेटों से परेशान हैं, बहुत सारी हमारी माताएं अपने नशेड़ी पतियों से परेशान हैं, बहुत सारे बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान हैं, हर परिवार ड्रग्स से परेशान है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा इसका समाधान क्या है। समाधान यही है, भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित, नशा तस्करों की नागरिकता खत्म करने, 100% संपत्ति जब्त करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। यही इसका समाधान है और पूरे देश में आपको वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। जब तक पुलिस राज्य सरकारों के अधीन में रहेगी तो पता चला जहां जहां बीजेपी है वहां वहां तो ड्रग पकड़ी जाएगी, जहां बीजेपी नहीं है वहां ड्रग नहीं पकड़ी जाएगी। मेरा यह मानना है भारत में एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड की जरूरत है। अब हम लोग समस्या का जिक्र करते हैं, आप कई बार उसका समाधान भी बताते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि अगर हम इतने मुद्दों पर चर्चा हो रही है और देश में भी उसको लेकर बातें होती हैं, उसके इंपैक्ट्स दिख रहे हैं, तो अब सोल्यूशन पर काम भी करना चाहिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एक्स प्लेटफॉर्म पर भी आप अश्वनी सर को भी और एनएमएफ न्यूज को भी जाकर अब ये सारे वीडियोस देख सकते हैं और इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। एक बात और, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि और आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या चल रही है, उसका मूल कारण, अस्थायी समाधान हम बताएंगे। बस इतना याद रखिएगा, इस वीडियो को अपने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जागरूकता जितनी बढ़ेगी समाधान उतने जल्दी निकलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके बताइएगा ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। नमस्कार।